एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अध्यापक। पिछली वीडियो में मैंने क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1 और उससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। आज मैं उसके आगे का समझाने वाला हूँ, जो कि है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एग्जाम्पल 2 से लेके 6 तक 1.1 से पहले की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इस टॉपिक में समझनी है वो है 3 नए टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो यहाँ पर गिवन है। इनको ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, एक है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक और एक है ट्रांजिटिव। अब आपने गौर किया हो तो ये R, S और T बनते हैं, जो कि ABCD तो हम बचपन में सीख ही चुके हैं, तो बस वही है, ये उतना ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है ना कि एग्जांपल लेते हैं एक, कि जैसे एक हमारे पास सेट है A जिसमें 1, 2, 3 और 4 है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कैसा दिखने वाला है। ठीक है, अब अगर एक ऐसा रिलेशन मैं ढूंढ सकता हूँ जिसके अंदर 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 आ जाए, किसी भी एक रिलेशन में अगर ये सारी चीज़ें आ जाएं, इनके अलावा भी कोई चीज़ें हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 1,2 भी हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ना इसमें, ये एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे 1, 1 से ही रिलेटेड होना चाहिए, 2, 2 से ही होना चाहिए, 3, 3 से ही होना चाहिए और 4, 4 से ही। अगर ये कंडीशन है किसी रिलेशन में, ये चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स हैं, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस A का, यहाँ पर A है हमारा, A, B और C इसमें एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस A कैसा दिखेगा, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर एक ऐसा मैं रिलेशन बोलता हूँ R ऑन A, बोलता हूँ R ऑन A, इसका मतलब R इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक रिलेशन है जो ऐसे है कुछ कि A, A भी उसमें है, B, B भी उसमें है और C, भी उसमें है, और इसके अलावा भी कुछ 2-4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ कितने भी हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जो सेट होता है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं A, B और C, वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए सारे। अगर यहाँ पर सिर्फ ये एलिमेंट होता A होता सिर्फ, B, B और C ना होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है, बस यही आपको समझना था। अब दूसरी चीज़ आती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक रिलेशन है R ऑन A क्रॉस A, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था वही वाला ले रहा हूँ मैं, तो A क्रॉस A हमारा ये है, इसके ऊपर अगर कोई रिलेशन है ना, सच दैट अगर R में कोई एक ऐसा एलिमेंट है A B, सपोज A B नहीं लेता मैं, कोई भी एक एलिमेंट है X, Y, ठीक है, और उसमें Y, X भी है कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब X, Y यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है और Y, X भी है, तो ये रिलेशन जो है R, ये सिमेट्रिक होगा। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ आपको तो यही है, अगर एक R मेरे पास रिलेशन है जिसके अंदर A, B और B, A है, सिर्फ A वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ये रिलेशन है, तो हमें पता है हमने ये वाला एलिमेंट एक उठा लिया और एक ये उठा लिया और एक सेट बना दिया ये, तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो आंसर होगा येस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर X, Y के लिए Y, X अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर A सिर्फ एक रिलेशन में होता, ठीक है, रिलेशन ऑन सेट A, अगर ऐसा हमें कुछ गिवन होता, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सबसे पहली चीज़ नहीं, क्योंकि इसमें B, B और C नहीं है। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? तो आंसर है हाँ, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर मैं X, Y, A को मान लूँ, तो Y, X भी तो A, ही होगा, है ना, जो कि इस सेट में है, इस रिलेशन में है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर कोई भी एक रिलेशन है किसी भी सेट पे, ठीक है,
सच दैट उसके अंदर x कॉमा वाई एंड y कॉमा जेड आ रहे हैं। ये दो उसमें एलिमेंट्स हैं और x कॉमा जेड भी है, तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव होगा। एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यही वाला एग्जांपल हम लेते हैं। अगर कोई रिलेशन है R, मैं थोड़ी यहाँ पर जगह बना देता हूँ। तो अगर A पे ही मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ R, ठीक है, जिसके अंदर A कॉमा A है, B कॉमा C है, C कॉमा A है और B कॉमा A है, ये चार चीज़ें हैं इसमें। तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा? इसको चेक कैसे करते हैं कि आप देखो कि अगर मैंने B कॉमा C सेलेक्ट किया तो मान लेते हैं ये x कॉमा वाई है। अब C से शुरू होने वाला कोई y कॉमा जेड हमें ढूंढना है। C से शुरू होने वाला ये है, ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया एक रिलेशन के अंदर और ये भी मिल गया। अब अगर x कॉमा जेड मुझे मिल जाता है ना इस रिलेशन में, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ओके, अगर x कॉमा वाई मैंने बोला b कॉमा सी को, तो मतलब x b है और y c। फिर y कॉमा जेड मैंने बोला c कॉमा a को, तो मतलब z a भी हो गया। अब x कॉमा जेड का मतलब है b कॉमा a। क्या b कॉमा a इसमें है? बिल्कुल है, ये रहा b कॉमा a, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। और एक और चीज़ कि ये हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मैं x कॉमा वाई इसको ले लूँ और y कॉमा जेड कोई और सिलेक्ट करना चाहूँ, तो वो सारी मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी कंडीशन, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अब ये सब हमारा हो गया, आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यही तीन चीज़ें थी। अब इसको एक बार हम रीड आउट कर देता हूँ मैं, कि रिफ्लेक्सिव वो तभी होगा जब a कॉमा ए आर में होगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, एक सेट के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास a कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था। फिर सिमेट्रिक का क्या सीन है? सिमेट्रिक का ये है कि अगर a1 कॉमा a2 किसी रिलेशन में आता है तो a2 कॉमा a1 भी उस रिलेशन में आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक कहलाता है। बस इतना ही था, ठीक है। और ट्रांजिटिव का क्या है कि अगर a1 कॉमा a2 आ रहा है आर में और a2 कॉमा a3 भी आर में आ रहा है, तो a1 कॉमा a3 आर में आना चाहिए। जैसे कि 1 कॉमा 2 है हमारे एक रिलेशन में और 2 कॉमा 3 भी है, ये दो हैं ऑलरेडी। तो अगर मेरे को 1 कॉमा 3 एलिमेंट मिलता है ना उस रिलेशन में, तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ये भी बहुत आसान ही था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है, वो ये है कि अगर कोई रिलेशन इन तीनों डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इसमें इतना ही था और कुछ भी नहीं। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई करता है कोई रिलेशन तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब एग्जांपल 2 देखते हैं। लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T। इसका मतलब क्या है कि हमने एक T सेट बोला कि ये सेट है हर ट्रायंगल का जो कि एक प्लेन में बन सकता है, ठीक है। और हमने इस सेट के ऊपर एक रिलेशन बनाया, मतलब हमने पहले T क्रॉस T किया और फिर एक उसका सबसेट ढूंढा, उसको हमने बोला R, एक रिलेशन हमने बना दिया, ठीक है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ये। क्या कह रहा है ये रिलेशन? ये रिलेशन कह रहा है T1 कॉमा T2 दो ट्रायंगल इसमें तभी कनेक्ट होंगे आपस में अगर वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। T1 कॉमा T2 तभी होगा सच दैट T1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू T2। इसका मतलब ये है कि T1 कॉमा T2 तभी इस रिलेशन में आएगा जब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट होगा। अगर दो ट्रायंगल एक इस रिलेशन के अंदर हैं, रिलेटेड है इस रिलेशन के थ्रू, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमें शो क्या करना है इस क्वेश्चन में? शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती थी कि A कॉमा A R के अंदर आना चाहिए हर A के लिए, मतलब हर एक ट्रायंगल के लिए वो T1 कॉमा T1 R के अंदर आना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर T1 एक ट्रायंगल है तो क्या ये अपने आप के ही कॉन्ग्रेंट होगा?
क्या T1 कॉन्ग्रेंट T1 होगा? अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ये T1 ट्रायंगल है, तो क्या ये ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होगा? बिल्कुल होगा। अगर होगा तो मतलब T1 कॉमा T1 इस रिलेशन में आएगा और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, है ना? बिल्कुल। अब सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती थी? सिमेट्रिक की कंडीशन होती थी कि अगर T1 कॉमा T2 एक रिलेशन में आ रहा है, ऑलरेडी है ये, तो T2 कॉमा T1 आएगा क्या? और अगर हाँ आएगा तो ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना? मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे जाके समझाता हूँ ये, एक सेकेंड। अगर मेरे पास रिफ्लेक्सिव का आप समझ चुके हो, रिफ्लेक्सिव तो वो है 101%। अब हमें सिमेट्रिक का देखना है। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर T1 कॉमा T2 एक रिलेशन में आ रहा है, बिलोंग्स टू अ रिलेशन, तो क्या T2 कॉमा T1 आएगा? क्या आएगा वो आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अगर T1 कॉमा T2 आ रहा है, इसका मतलब T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि T2 T1 के कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो मतलब कि T2 कॉमा T1 भी उस रिलेशन में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो उसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? ये अभी मैं बताता हूँ, देखते जाओ बस। क्यों आसान है? वो कह रहे हैं कि अगर T1 कॉमा T2 R को बिलोंग करता है, मतलब दो ट्रायंगल हैं आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, T1 T2 दो नाम है उनके, ठीक है। और T2 कॉमा T3 भी है उस रिलेशन में, R में है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ T1 T3 के कॉन्ग्रेंट होगा? बिल्कुल होगा। तो ये भी R में होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि अगर इसके कॉन्ग्रेंट है और यही चीज़ इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे एक दूसरे के? बिल्कुल होंगे। तो ये R में आएगा। अब क्योंकि ये R में आएगा तो ये ट्रांजिटिव हो गया हर ट्रायंगल के लिए। बस इतना ही था दूसरा एग्जांपल। ओके, तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा शायद आपको ट्रिक कर सकता है, आपके साथ थोड़ी गेम्स खेल सकता है। ये क्या रहे हैं कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में हर लाइन का एक सेट हमने बना दिया और उस सेट को हमने कहा L सेट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक रिलेशन हमने L पे बनाया, ओके, R नाम का एक रिलेशन हमने L पे बना दिया, ठीक है। रिलेशन क्या कहलाता है? ये रिलेशन कह रहा है कि L1 कॉमा L2, L1 L2 से तभी रिलेटेड होगा जब L1 होगा परपेंडिकुलर L2 के। तो शो करो कि ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप शो करो कि ये जो रिलेशन R है ना, ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और रिलेशन भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्क्रीन पे मैं आपको चल के बताता हूँ। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, R की। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि क्या मैं एक लाइन है L1 और L1, ठीक है। तो क्या L1 आपस में खुद के परपेंडिकुलर होगी? L1 क्या परपेंडिकुलर होता है L1 के? बिल्कुल नहीं होता, ये तो फॉल्स बात है। तो इसका मतलब L1 कभी भी अपने आप से रिलेशन नहीं बना सकता, R में नहीं आ सकता L1 कॉमा L1, क्योंकि R तो कह रहा है वो पेयर्स मुझे दो लाइंस के जो आपस में परपेंडिकुलर हो, लेकिन L1 खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होगा, तो ये रिलेशन में नहीं आ सकता। इसी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? तो लेट्स से कि L1 कॉमा L2 इस रिलेशन में R नाम की R है उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तभी तो वो इस रिलेशन में आ रहा है ना। वो परपेंडिकुलर है तभी वो आ रहा है, ठीक है। तो क्या L2 परपेंडिकुलर होगा L1 के? आपसे पूछता हूँ मैं, क्या ये कंडीशन होगी ट्रू? बिल्कुल ट्रू होगी यार। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो वही सेम लाइन तो यहाँ पर है, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब क्या है कि L2 कॉमा L1 भी उस रिलेशन का पार्ट होगा, ओके, होगा, बिल्कुल ठीक है भाई। तो सिमेट्रिक होगा ये रिलेशन, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिविटी के पे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में क्या है, लेट्स से L1 कॉमा L2 एक रिलेशन में R में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, और हमें ये भी गिवन है एंड कि L2 कॉमा L3 भी रिलेशन में है। इसका मतलब L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर L1 सपोज करते हैं ये लाइन है, L2 ये लाइन है कोई, ठीक है, इसके एकदम परपेंडिकुलर, और L2 के परपेंडिकुलर है L3, इसका मतलब L3 कुछ ऐसी होगी। तो क्या ये L1 के परपेंडिकुलर हुई? क्या L1 ये परपेंडिकुलर हुई L3? बिल्कुल नहीं यार, वो तो पैरेलल हो गई, ठीक है। पैरेलल हो गई तो इस रिलेशन में, R नाम वाले रिलेशन में कहाँ से आएगा ये? R में तो वही दो लाइंस आती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हों, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये नहीं आएंगी ऑफ कोर्स। तो ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो ये L1 है, ये L2 मैंने बना दिया, ठीक है। और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो L3 और L1 तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकते ना आपस में, ठीक है। अब जिसको समझ आ गया वो ये क्वेश्चन स्किप कर दे। जिसको ये डाउट आ रहा है कि अगर हम 3D में देखें तो क्या बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो हो सकता है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर हो। 3D में तो ये बात पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है ना ये पॉसिबल है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिर्फ 2D में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, क्योंकि इन्हें यहाँ पर दे रखा है ना प्लेन, इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब 2D भाई, 3D में जाना ही नहीं हमें। बाकी अगर आपने उतना सोचा जो मैंने अभी आपको बोला, तो मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है। दिमाग आपका पूरा चल रहा है और शायद आपने 3D का आपको आइडिया है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर प्लेन दे दिया, इसका मतलब ये 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात ही नहीं कर रहे, तो हमें उतना नहीं सोचना। ओके, एग्जाम्पल 3 हो चुका है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि एक रिलेशन है इस सेट पे, R नाम का एक रिलेशन है इस सेट पे, और रिलेशन भी हमें बना के ही दे दिया, मतलब कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं दी, बना के रिलेशन दे दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ, अच्छा शो करना हमें कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी कि A मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो क्या इसमें है 1 1? बिल्कुल, 2 2 भी है और 3 3 भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो भाई ये है, रिफ्लेक्सिव की तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर A भी है तो BA भी होना चाहिए, यही है ना रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। तो देखते हैं, ठीक है, अगर 1 2 है तो क्या 2 1 है इसमें? नहीं, 2 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। ओके, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि A कॉमा B अगर है और B कॉमा C भी है तो A कॉमा C होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि लेट से 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 3 भी है, तो क्या 1 कॉमा 3 है? क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। बिल्कुल नहीं यार, है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव कहाँ से होएगा? बस इतना ही था, यही इनने लिख रखा है, लिखना तो आपको आता ही होगा यार, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 पे हम बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? ओ सॉरी, शो दैट द रिलेशन आर, शो करो कि जो रिलेशन आर है सेट जेड पे, जेड सेट क्या है? जेड सेट मतलब ऑल इंटीजर्स का सेट, अगर आपको याद हो तो। इंटीजर्स मतलब -1 1 0, सारे मतलब जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है वो वाले नंबर्स, ठीक है। उन सारे नंबर्स के सेट पे हमने एक रिलेशन बनाया और रिलेशन की डेफिनेशन है ये। ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस मतलब ये R S और T तीनों होगा, ठीक है भाई, शो कर देते हैं। इसमें क्या है, रिलेशन क्या कह रहा है, A कॉमा B इसमें तभी आता है जब A माइनस B 2 से डिवाइड हो जाए, 2 डिवाइड्स A माइनस B, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड पे ही समझाता हूँ क्या रहा है ये कह रहा है कि R एक रिलेशन है, ये कह रहा है कि R एक रिलेशन है A कॉमा B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B, है ना। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि A कॉमा A इस रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि A माइनस A
तो हर नंबर के लिए, हर एक इंटीजर के लिए, ठीक है, हर एक इंटीजर के लिए ए माइनस ए ज़ीरो ही रिटर्न करेगा। और ज़ीरो को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर ज़ीरो मिलेगा। चाहे आंसर कुछ भी मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये 0 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 0 आया कहाँ से यार? देखो दोबारा सुनो, उनने कहा रिफ्लेक्सिव के लिए पहले टेस्ट करो। रिफ्लेक्सिव के लिए हर ए कॉमा ए इस सेट में, इस रिलेशन में होना चाहिए। ए कॉमा ए इस रिलेशन में होगा कब? जब ए माइनस ए 2 से डिवाइड होगा। और हमें पता है ए माइनस ए तो 0 होता है और 0 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? वो कह रहे हैं कि ए कॉमा बी तभी इस रिलेशन में आएगा जब 2 डिवाइड करता हो ए माइनस बी को। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है ऑलरेडी तो क्या बी कॉमा ए होगा? अगर ए कॉमा बी ऑलरेडी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए माइनस बी ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है 2 से, है ना? तभी तो ये इस रिलेशन में है। तो क्या बी कॉमा ए 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, यहीं पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ क्योंकि है ये आसान। कोई भी आप 2 नंबर उठा लो, जैसे मैंने उठा लिया 2 और 4। अगर 2,4 इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब यही होगा कि 2 माइनस 4 2 से डिवाइड होता है ना? 2m मैंने क्यों लिखा? m कोई भी एक नंबर होगा 2 से डिवाइड करने के बाद। 2 तो नहीं देगा ना, 2 4 6 8 कुछ भी दे सकता है। तो कोई भी एक नंबर है, 2 से डिवाइड होता होगा तभी ये इस रिलेशन में आया। तो क्या 4,2 आएगा? बिल्कुल। खुद आप सोच के देखोगे अगर तो आपको समझ आएगा कि अगर 2,4 आ रहा है तो 4,2 ने क्या पाप कर दिया? वो क्यों नहीं आएगा भाई? वो भी आएगा। यहाँ पर भी आपको यही एक्सप्लेनेशन दे रखा है। यहाँ पर आपको दे रखा है इन लोगों ने ए कॉमा बी आर को बिलोंग करता है तो 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो 2 डिवाइड करेगा बी माइनस ए को भी। अगर 2 माइनस 4 मेरे पास गिवन है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? -4,2 4 माइनस 2 सॉरी, माइनस कॉमन ले लिया। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। माइनस का क्या है, वो तो बाहर पड़ा रहेगा, उसमें क्या है। अगर आपको और मैं अच्छे से समझाना चाहूँ, जिसको समझ आ गया वो ट्रांजिटिव पे स्किप कर जाए 10 20 50 सेकंड आगे, और जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज़ करो मेरे पास 2 नंबर हैं 2 नंबर है मेरे पास ए और बी। अगर ये आर को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो कुछ 2m होगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो 2m करके मैं लिख सकता हूँ। मैंने फैक्टराइज कर दिया एक तरीके से। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता b माइनस ए इज इक्वल्स टू -2m? अब क्या b माइनस ए माइनस 2 से डिवाइड नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। वो माइनस m रिटर्न कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से डिवाइड तो हो रहा है ना, तो तभी ऐसे भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? बहुत आसान है ट्रांजिटिव भी। देखो अगर मैं देखूँ ट्रांजिटिव का मतलब है ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो क्या ए कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा? ये हमारी कंडीशन है। हाँ, ये हमें इसका आंसर निकालना है। अगर करेगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी डेफिनेटली 2m करके कुछ होगा, और बी माइनस सी भी आर को बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस सी भी कुछ 2n करके कुछ होगा। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ये भी 2 से हो रहा है। ठीक है, तो मुझे निकालना है ए माइनस सी के लिए। ए माइनस सी क्या होता है? 2 से डिवाइड। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट प्लस सेकंड करूँ तो क्या होगा? ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2m प्लस 2n, यही तो होगा। अब माइनस बी से प्लस बी गया, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू 2 कॉमन प्लस m प्लस n। इसका मतलब ये पूरी चीज़ भी 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, और क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ए माइनस सी भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ए माइनस सी 2 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर को।
इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी है। और अब हमने देख लिया कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऑफ कोर्स ये इक्विवेलेंस भी होगा। आई होप यार बात समझ आई होगी। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, जो कि आई होप आप सोच रहे होगे। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाती है थोड़ी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पसंद आ रहा है तो। 1.1 एक्सरसाइज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इससे पिछले वाली एक वीडियो का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो बस देख सकते हो यार वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट आज का। तो अब इस पेज पे कुछ भी नहीं है, इस पेज पे बस एक आपको चीज़ समझनी है, जो कि है इक्विवेलेंस क्लास, जो कि मैं आपको या तो आज की वीडियो के एंडिंग में बता दूंगा इसी वीडियो में, या फिर नेक्स्ट वीडियो की बिगनिंग में बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा आज की वीडियो में ही बता दूं। पहले 6th एग्जांपल देख रहे हैं हम। तो 6th एग्जांपल क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। सेट ए पे एक रिलेशन है आर, और सेट ए क्या है, ये है सेट ए। ओके, और आर रिलेशन भी हमें गिवन है, ये पढ़ के देखते हैं एक बार। तो सेट ए 1 to 7 सारे नंबर, और आर रिलेशन कह रहा है ए कॉमा बी तब आएगा आर में जब बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर्स आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब उन दोनों का नेचर सेम हो। इसका मतलब ए कॉमा बी या तो दोनों ऑड हो या दोनों ही इवन हो, तभी हम दोनों उनको कनेक्ट करेंगे आपस में। तो तो हमें शो करना है कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस है। देखो, इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले तो RST प्रूफ करना है। RST में बता ही चुका हूँ क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो R के लिए अगर हम सोचें तो R के लिए A कॉमा A आना चाहिए। क्या A कॉमा A आएगा? A कॉमा A आएगा। क्यों? क्योंकि अगर A ऑड है तो दूसरा A भी ऑड ही होगा, वो कोई इवन तो बन नहीं जाएगा। और अगर A इवन है तो ये भी इवन होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, एक नंबर या तो मैं 1 उठा लूँ तो 1 कॉमा 1 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑड है। उनने यही तो बोला है A कॉमा बी आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब A कॉमा बी या तो दोनों ऑड हो या दोनों के दोनों इवन हो। तो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 सारे आएंगे इस रिलेशन में। ठीक है, तो R तो हमारा हो गया ट्रू। अब इसके लिए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये लोग कह रहे हैं इसमें क्या है, इसमें क्या होगा कि अगर A कॉमा बी आता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, तो क्या B कॉमा A करेगा? खुद सोच के देखो, आपके खुद ही मन में आंसर आ चुका होगा। अगर A कॉमा बी इस रिलेशन में है तो या तो A B दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, और कुछ भी हों ये B कॉमा A भी तो वही होंगे, है ना। तो B कॉमा A भी आएगा इस रिलेशन में, बिल्कुल। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए अगर हमें देखना है, एक सेकेंड, ट्रांजिटिव के लिए टी में क्या होता है कि हमें गिवन होता है कि A कॉमा B आ रहा है, B कॉमा C भी आ रहा है, तो बताओ A कॉमा C आएगा या नहीं? A कॉमा B अगर आ रहा है इसका मतलब कि A और B दोनों या तो ऑड है या दोनों इवन है। ठीक है, और B कॉमा C भी आ रहा है, इसका मतलब B कॉमा C या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है ना। अब क्योंकि यहाँ भी B है यहाँ भी B है, तो हमें पता है कि अगर B ऑड होगा तो A भी ऑड होगा और C भी ऑड होगा। क्यों? क्योंकि अगर B ऑड है और B और A इसमें बिलोंग करता है तो A भी ऑड होगा, और B और C भी इसमें बिलोंग करता है तो C भी ऑड होगा। तो A और C भी दोनों ऑड हो जाएंगे और दोनों A कॉमा C भी इस रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। सिमिलरली अगर B इवन हो तो A को भी इवन होना पड़ेगा और C को भी हमारे इवन होना पड़ेगा, और क्योंकि दोनों फिर इवन हो जाएंगे तो A कॉमा C फिर से इस रिलेशन को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, अगर आप आंसर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, सेम यही बातें लिख रखी होगी, मगर आपको समझ आना चाहिए, मेन तो बात ये है। ठीक है, और समझ आपको आ चुका होगा, आई होप दैट। ठीक है, मैं हकलाता पड़ा हूँ यार, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना तुम लोग। आगे क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी हमने यहीं तक किया, शो दैट दिस रिलेशन, यहीं तक हमने क्वेश्चन किया। आगे पढ़ो, फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट ये आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कहना क्या चाहते हैं भाई? ये कहना चाहते हैं कि आप शो करो कि ये जो सेट है ना, ये सबसेट जो आपको गिवन है हमारा, इस सबसेट के सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में ही रिलेटेड होंगे।
हमें दिख ही रहा है यार आपस में ये रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ऑड हैं और ऑड को हमने ऑड के साथ ही रिलेट करना है। ये तो इस ये रिलेशन ही हमें कह रहा है कि ऑड को ऑड के साथ रिलेट करो। तो सारे क्योंकि ऑड हैं तो ये आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। 1,3 भी आएगा, 3,5 भी आएगा, 7,1 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे एक ही नेचर सेम है इनका। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो करो कि 2, 4 और 6 भी आपस में रिलेटेड होंगे। सिंपल है भाई, तीनों ऑड हैं तो लिख दो, क्योंकि बिकॉज 2, 4, 6 आर ऑल ऑड, दैट्स वाई ऑल इवन, दैट्स वाई दे ऑल विल बिलोंग टू द रिलेशन आर। ठीक है, या तुम भी मेरे से अच्छी इंग्लिश तो तुम मार लेते हो यार, तो तुम भी बोल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये पार्ट भी हो गया। अब आखिरी लाइन पढ़ो। बट शो, हमें ये भी शो करना है कि नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट ये इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट ये। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि इस सबसेट का कोई भी एलिमेंट इस सबसेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा। और ये बात तो हमें दिख ही रही है कि नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये 1 है, 1, 2 के साथ भी मैं अगर रिलेट कर दूँ तब भी ये इस सब रिलेशन में नहीं आएगा। अगर 1 को मैं 3 के साथ कर दूँ, 1 को अगर मैं 4 के साथ कर दूँ तब भी नहीं आएगा, 6 के साथ कर दूँ तब भी नहीं आएगा, किसी को भी मैं किसी के साथ कर दूँ नहीं आएगा वो। ठीक है, आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि ये सारे के सारे ऑड हैं और ये सारे के सारे इवन हैं। ठीक है, आई होप बात समझ आ रही होगी। बस इतना ही था। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या आंसर है। एनसीईआरटी में भी यही आंसर है। यहाँ तक तो आपको समझ आएगी होगा कि रिफ्लेक्सिव, ये यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन तक का। फर्दर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इतना रिलेटेड टू ईच अदर, आपस में ही रिलेटेड इसलिए क्योंकि सारे के सारे ऑड हैं, और ये सारे आपस में इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि सारे के सारे इवन हैं। ऑल्सो नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट ये, इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि ये सारे ऑड हैं और ये सारे इवन हैं। बस ये भाषा आपको लिखनी है और नंबर आपको फेंक के आपके किताब के ऊपर पड़े हुए मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर इस वीडियो में एक भी चीज़ पसंद आई हो ना तो लाइक, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, लाइक। ठीक है, सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट मैं करा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अगर मैं बना चुका हूँगा तो। ठीक है।